नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा कॉलन क्लासिफिकेशन। जी दोस्तों, आप सबको पता है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली फॉर सिलेबस जो एक मेन फोकस किया हुआ वो है दोस्तों क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। इससे पहले दोस्तों हमने जो लेसन थे उसके अंदर जो बेसिक एक नॉलेज की बात थी क्लासिफिकेशन, उसके बारे में रिलेटेड बातें की, जैसे ज्ञान जगत है, विषय जगत है, या फिर अंकन है, विषय निर्माण की विद्या है। विभिन्न प्रकार के टॉपिक देखे जो दोस्तों पहले क्या था, इसका एक बेसिक था। ठीक है, आज हम दोस्तों मेन कॉलन क्लासिफिकेशन पे आ रहे हैं। आज इस सेशन के अंदर हम जो कॉलन क्लासिफिकेशन के 7 एडिशन आ चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट अपने सेशन रहेंगे वो कॉलन क्लासिफिकेशन की जो विशेषता है उसके अंदर क्या मेन फंक्शन है, जैसे फेज रिलेशन है, या फिर और बात करें तो आइसोलेट है, या फिर नेमोनिक्स है, विभिन्न प्रकार जो उसकी मेन टेबल है और मेन क्लास है, जो भी इसकी विशेषता होगी उसके ऊपर संपूर्ण रूप से एक क्रमवार रूप से डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज इस सेशन के अंदर हम कॉलन क्लासिफिकेशन के जो 7 संस्करण आ चुके हैं उन संस्करणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कॉलन क्लासिफिकेशन की जो प्रमुख एक बेसिक बातें होती है जो एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसके जो प्रत्येक संस्करण के अंदर क्या विशेषताएं थी और उनके अंदर क्या शामिल किया गया था। ठीक है, और कई बार एग्जाम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, और आपको इन बेसिक चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि क्या एग्जाम के अंदर आपकी कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं नया। कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन आप सबको हिंदी में दोस्तों पता ही होगा, इसका नाम क्या होगा? द्विबिंदु वर्गीकरण। द्विबिंदु वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, जब कॉलन की बात आती है और जो लाइब्रेरी का स्टूडेंट तैयारी करता है उस सबको पता होता है दोस्तों कि सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन के प्रणेता कौन थे। प्रणेता की बात करूं दोस्तों तो वो हमारे भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक एस.आर. रंगनाथन थे। कौन थे दोस्तों? एस.आर. रंगनाथन। ठीक है दोस्तों, ये कब दी थी? तो दोस्तों इसका फर्स्ट एडिशन था वो दोस्तों 1933 के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और बात करूं तो इसके अंदर दोस्तों कॉलन नाम क्यों पड़ा? कॉलन नाम, ठीक है, कॉलन दोस्तों हिंदी का मतलब होता है द्विबिंदु यानी दो बिंदु, और कॉलन जो चिन्ह होता है दोस्तों वो इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, दो बिंदु ऊपर नीचे, तो दो बिंदु थे दोस्तों, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया? द्विबिंदु। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों कि वर्तमान में इसका आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, एस.आर. रंगनाथन का जो डेथ है वो दोस्तों 1972 के अंदर बेंगलुरु में हो गई थी। उसके बाद में जब ये जिंदा थे तो इनकी जो कॉलन क्लासिफिकेशन के कॉपीराइट थे वो दोस्तों एस.आर. रंगनाथन के पास थे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात कॉपीराइट है जो किसके पास आ गए दोस्तों? सेरलेस के पास आ गए। शारदा रंगनाथन इंडोवेंट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो स्कीम जो एस.आर. रंगनाथन 1961 के अंदर इसके स्थापना की थी दोस्तों उसके पास है। और इसका वर्तमान पब्लिकेशन कौन करता है? तो दोस्तों ESS पब्लिकेशन इसका वर्तमान में पब्लिशर है। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ रखा है। वर्तमान कॉपीराइट, वर्तमान कॉपीराइट तो किसके पास है दोस्तों? सेरलेस, शारदा रंगनाथन इंडोवेंट लाइब्रेरी साइंस। ठीक है दोस्तों, सेरलेस के पास है। एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। सेरलेस की स्थापना पूछे दोस्तों, स्थापना कब हुई? तो स्थापना दोस्तों 1961 में हुई। ठीक, किसने की? तो एस.आर. रंगनाथन ने की। एस.आर. रंगनाथन ने की। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए तो इसकी
वर्तमान के अंदर दोस्तों क्या पब्लिशर, पब्लिशर कौन है दोस्तों? ईएसएस पब्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये एक कॉलन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक बेसिक बातें थी जो आपको याद रखनी है। और अब हम आगे उसकी बातें करते हैं दोस्तों संस्करण की, कि फर्स्ट संस्करण के अंदर क्या था और उसके अंदर क्या विशेषताएं थी, उसमें अंदर क्या शामिल किया गया था, सेकंड के अंदर क्या थी, थर्ड के अंदर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इन सातों एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं फर्स्ट एडिशन, प्रथम संस्करण। वर्तमान दोस्तों 7 संस्करण आ चुके हैं अभी तक है, वर्तमान तक है, वर्तमान समय तक 7 संस्करण आ चुके हैं, संस्करण आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आ चुके हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट एडिशन की। ठीक है दोस्तों, प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण कब आया दोस्तों? तो आप सबको पता होना चाहिए 1933 में आया। ठीक है, 1933 में आया। इसके अंदर एक योजक चिन्ह, एक योजक चिन्ह कौन सा था दोस्तों? कोलन। कौन सा था? कोलन, जिसे द्विबिंदु कहते हैं और इस तरह इसको दिखाया जाता है, कोलन का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, प्रयोग किया। एग्जाम में अंदर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट संस्करण के अंदर कोलन क्लासिफिकेशन किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो दोस्तों किसका था? कोलन का था, और एक चिन्ह था। ठीक है, एक ही प्रयोग किया गया था। और बात की जाए दोस्तों तो ये क्या थी दोस्तों? अपने मिश्रित अंकन प्रणाली पे आधारित है, मिश्रित अंकन प्रणाली, अंकन प्रणाली का प्रयोग। नोटेशन का मतलब आपको दोस्त सबको पता होना चाहिए, प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो डाल रखा है, अलग से देख लेना आप। यानी जो अंकन का अंकन यानी 200 चिन्ह या संकेत होते हैं, जिसका प्रयोग किसके अंदर किया गया था? अपने कॉलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन का वो मिश्रित, यानी कि उसके अंदर दोस्तों 0 से 9 और अल्फ़ाबेटिकल, कैपिटल, इस प्रकार की जो अपने होती है उन सब का प्रयोग किया गया था। और बात की जाए तो दोस्तों इसमें कुल कितने थे? ये अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पर आधारित, आधारित अपरिवर्तनीय पक्षात्मक मतलब दोस्त इसके अंदर फिक्स यानी कर रखे थे फॉर्मूले, उसके अंदर दोस्तों कोई परिवर्तन कुछ नहीं कर सकता था। एजीओ देख के सीधा अपने बुक में से सीधा इसको उतारना था। ठीक है, इसमें दोस्तों कुल कितने पेज थे? इसके अंदर कुल 307 पेज थे, कुल 307 पेज थे प्रथम संस्करण के। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के अंदर एक बार पूछ रखा है। और ये कितने भागों के अंदर विभाजित था प्रथम संस्करण? तो प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण दोस्तों 2 भाग में, कितने भाग में? 2 भाग में। ठीक है, 2 भाग में था। एक तो थी दोस्तों नियम, और दूसरा भाग कौन सा था दोस्तों? अनुसूचियों से रिलेटेड, अनुसूची और अनुक्रमणी, यानी कि शेड्यूल और इंडेक्स, अनुसूचियां एवं अनुक्रमण। ठीक है दोस्तों, ये अपने फर्स्ट जो एडिशन था उसके बारे में बेसिक बातें हैं कि दोस्तों 1933 के अंदर आया।
और दोस्त इसमें क्या विशेष बात है कि इसमें योजक चिन्ह का एक प्रयोग किया। योजक चिन्ह यानी दोस्तों जो अपने कॉलन क्लासिफ के अंदर जो चिन्ह यूज होते हैं वो किस प्रकार का था दोस्तों, कॉलन यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पीएमसी जिस तरह से एक अवधारणा होती है उसके अंदर यानी मुख्य क्लास को जोड़ने के लिए साथ में यानी सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए जो एक चिन्ह का क्या प्रयोग किया गया था वो दोस्तों कैसा था, कॉलन था। और मिश्रित अंकन प्रणाली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यानी चिन्ह प्रयोग करे थे, जैसे मिश्रित का मतलब दोस्तों यानी कि जैसे 0 से 9, A to Z, स्मॉल a to z, या फिर जो इस प्रकार से स्टारिक से चिन्ह है, हाइपन का चिन्ह है, तो ठीक है एस्टे का चिन्ह है, इस प्रकार जो दो चिन्ह प्रयोग होते हैं वो मिश्रित कहलाते हैं। ठीक है, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति का मतलब होता है दोस्तों इसके अंदर फिक्स एक फॉर्मेट डिसाइड किया हुआ था, उस फॉर्मेट को देख के ही सीधा दोस्तों अपने को जो अपने एक जो कृत्रिम नंबर निकलता था वही सीधा उतारना पड़ता था। ठीक है, उसमें कोई ऊपर नीचे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, यानी आप यदि कोई सब्जेक्ट चेंज निकल रहा है तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। इस वजह से दोस्तों कॉलन क्लास में फर्स्ट अपने संस्करण था उसके अंदर थोड़ी असुविधा होती थी, और इसके अंदर दोस्तों 307 पेज थे और 2 भागों में विभक्त थी कॉलन क्लासिफिकेशन। प्रथम के अंदर दोस्तों नियम दे रखे थे, यानी कॉलन क्लासिफिकेशन को यूज करने के जो टाइम है, स्पेस है, इस प्रकार के जो अपने जो टेबल होती है उनको यूज करने की, साथ में शेड्यूल दे रखा था, और क्या दे रखा था दोस्तों, इंडेक्स दे रखा था। ये एक फर्स्ट संस्करण की दोस्तों नॉर्मल एक है बेसिक बातें थी, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट। अब करते हैं दोस्तों द्वितीय संस्करण के बारे में। द्वितीय संस्करण, ठीक है दोस्तों, कब आया, तो आया दोस्तों 1939 में। कब आया, 1939 में। ठीक है, इसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि PMEST की अवधारणा, यानी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम की अवधारणा दी। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। किताबों के अंदर दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि PMST की अवधारणा है किस संस्करण के अंदर दी, तो कई किताबें चतुर्थ बताती है, कई द्वितीय बताती है, तो आपको एक याद रखना है कि किस में दी है दोस्तों, सेकंड एडिशन में दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति थी, अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति, ये आपको पिछली फर्स्ट एडिशन के अंदर समझाया था, वही वापस दोस्तों, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों है वो दोस्तों क्या है, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। ठीक है, और बात की जाए इसमें दोस्तों तो इसमें डेल्टा का प्रयोग किया गया था दोस्तों, डेल्टा चिन्ह, डेल्टा जो चिन्ह होता है, डेल्टा का प्रयोग किया गया था। किस में किया गया था दोस्तों, सेकंड एडिशन में प्रयोग किया गया था। किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे और बात की जाए तो इसमें सेकंड एडिशन दोस्तों कितने भागों में विभक्त था, जो सेकंड एडिशन था दोस्तों 4 भाग में विभाजित था, 4 भाग में विभाजित। अच्छा, 4 भाग कौन कौन से थे दोस्तों, तो पहले के अंदर तो दोस्तों नियम था, यानी इसके बारे में रूल्स दे रखे थे किस प्रकार से CGC को यूज करना है। दूसरे के अंदर दोस्तों अनुसूचियाँ दे रखी थी, यानी शेड्यूल दे रखा था। ठीक है, तीसरे के अंदर दोस्तों क्या दे रखी थी, इंडेक्स दे रखा था। और जो लास्ट है दोस्तों उसमें दोस्तों दे रखा था वर्ग संख्याओं के उदाहरण। क्या दे रखे थे, वर्ग संख्याओं के उदाहरण। ठीक है, इस प्रकार ये सेकंड जो संस्करण था उसकी विशेषता है। बेसिक बातें
कि 1939 के अंदर आया था दोस्तों सेकंड संस्करण। पीएम हिस्ट्री की अवधारणा दी गई थी। पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम की अवधारणा दोस्तों किस में दी थी, तो सेकंड एडिशन में दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति, यानी इसके अंदर जो फिक्स फॉर्मेट दे रखा था उसी एज और देख के सीधा ही उतारना पड़ता था, उसके अंदर कोई परिवर्तन की, कोई दोस्तों सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए क्या इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, इसमें डेल्टा जो चिन्ह था वो प्रयोग किया गया था। ठीक है, और ये 4 भागों में विभाजित थी दोस्तों। क्या क्या था, पहले में रूल्स दे रखे थे, यानी जो नियम होते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन यूज करने के वो दे रखे थे। साथ में शेड्यूल दे रखा था, अनुक्रमणीय इंडेक्स दे रखी थी, और लास्ट में दे रखा था वर्ग संख्याओं के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक बातें थी। अब करते हैं दोस्तों जो अपने थर्ड एडिशन है, यानी तृतीय संस्करण। ठीक है दोस्तों, तृतीय संस्करण की बात करते तो आया कब, तो 1950 के अंदर है। कब आया दोस्तों, 1950 के अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बातें थी दोस्तों, इसमें फर्स्ट बात तो ये थी दोस्तों कि इसमें हाइपन का प्रयोग किया गया था। इसमें जो इस तरह का माइनस जैसा चिन्ह होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, हाइपन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपन। हाइपन का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, बताऊंगा अभी हाइपन किस लिए यूज होता है। साथ में और क्या किया गया था दोस्तों, ये एक तो अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। परिवर्तनीय वर्गीकरण पद्धति, पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए कि इसके अंदर और क्या विशेषताएं थी, तो इसमें फैसेट फॉर्मूला दोस्तों प्रयोग किया था। इसमें क्या किया था, इसमें जो फैसेट फॉर्मूला के प्रयोग किया गया। किस तरह से, यानी जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर तो फैसेट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे लाइब्रेरी साइंस के लिए 2p सेमीकोलन m e 2p, इस तरह का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों उसे फैसेट फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहता है दोस्तों, इस संस्करण को कितने भागों में बांटा था, इसको 4 भागों में बांटा था, कौन से 4 संस्करण थे जो पिछले अपने संस्करण में द्वितीय संस्करण के अंदर थे, जैसे नियम है, अनुसूची है, अनुक्रमणिका और वर्ग संख्याओं के उदाहरण है, वो दोस्तों इसी सेम संस्करण के 4 भागों में बांटा था। अब देखो समझते हैं इसको थोड़ा कि तृतीय संस्करण, एक तो बेसिक बात याद रखना कि 1950 में आया था दोस्तों। इसमें हाइपन का प्रयोग किया था। हाइपन किस लिए यूज आता है दोस्तों, हाइपन क्या है, एक ही विषय के, यानी क्या, एक विषय हो, ठीक है, एक विषय के पक्ष, एक विषय के एक ही पक्ष, ठीक है, और उनके दो एकल के मध्य दोस्तों संबंध स्थापित करने के लिए हाइपन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊं कि अपने सोशोलॉजी के अंदर दोस्तों, सोशोलॉजी के अंदर जो काम करने वाली महिलाएं होती है, तो सोशोलॉजी दोस्तों एक है वाई क्लास से दोस्तों हम डिफाइन कर सकते हैं। जो वर्कर वुमन होती है, तो दोस्तों वर्कर के लिए एक अलग अपने नंबर आता है और वुमन के लिए नंबर अलग दे रखा है। उन दोनों को जोड़ने के लिए दोस्तों बीच के अंदर जो अपने पक्ष काम में ली जाती है उस दोस्तों क्या कहते हैं, हाइपन कहते हैं। ठीक है, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण आपको मैंने पहले बता दिया था, यानी इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। फैसेट फॉर्मूला, यानी जो इसी के अंदर मेन क्लासेस दे रखी थी दोस्तों, मेन क्लासेस जैसे अपने जो बांट रखा है, जैसे मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है, या फिर सोशोलॉजी है, लॉ है, साइंस है, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, नेचुरल साइंस है, लाइब्रेरी साइंस है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो मेन क्लासेस होती है उनके लिए अलग अलग फार्मूला के दोस्तों प्रावधान किस में किया गया था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो दोस्तों तृतीय संस्करण में किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखना
बच्चों कई बार समझ नहीं आता कि फेसेट फार्मूला क्या होता है। तो फेसेट फार्मूला नॉर्मल है दोस्तों कि विभिन्न, आप जब कॉलन क्लासिफिकेशन देखते हो तो मेन क्लास से देखते हो, उन मेन क्लासों के प्रत्येक ऊपर आपको ऐसा फार्मूला लिखा हुआ होता है, सबका अलग अलग, ठीक है। तो उसको दोस्तों फेसेट फार्मूला कहते हैं। और इसको कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों के अंदर। भाग आप सबको पता होना चाहिए, जो तृतीय संस्करण में, द्वितीय संस्करण में थे, जैसे पहले के अंदर नियम था, दूसरे के अंदर दोस्तों क्या थी? अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तृतीय के अंदर क्या? अनुक्रमणिका थी। और चौथे के अंदर दोस्तों क्या था? वर्ग संख्या का उदाहरण था। क्या था? वर्ग संख्या का उदाहरण, वर्ग संख्या के उदाहरण। इस तरह दोस्तों ये 4 भागों में अंदर विभाजित था। कई बार एग्जामों के अंदर भाग पूछ लेता है, जैसे प्रथम संस्करण है तो कितने भागों में विभाजित था, द्वितीय कितने भागों में विभाजित था, तृतीय कितने भागों में विभाजित था। तो अपने को दोस्तों भाग भी याद रखने की, भाग कौन कौन से थे और कितने भागों में विभाजित था, ठीक है। आगे बात की जाए दोस्तों संस्करण की, तो वो अपने आएगा फोर्थ संस्करण यानी चतुर्थ संस्करण, ठीक है दोस्तों। उसकी क्या बातें थी? चतुर्थ संस्करण, ठीक है दोस्तों। आया कब? तो ये दोस्तों 1952 में आया, ठीक है। और इसके अंदर क्या थी दोस्तों विशेषता? पीएमईएसटी के लिए, पीएमईएसटी के लिए अलग अलग चिन्ह के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था, ठीक है। जैसे पी के लिए दोस्तों कैसा चिन्ह था? पी के लिए दोस्तों था कॉमा। और एम के लिए दोस्तों क्या था? एम के लिए था सेमी कोलन। और ई के लिए दोस्तों क्या था? कोलन। और एस के लिए था दोस्तों डॉट। और टी के लिए भी दोस्तों क्या था? डॉट। आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि कॉलन क्लासिफिकेशन के चतुर्थ संस्करण में क्या पीएमएसटी के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया थी। साथ में आपको ये याद रखना है कि एस और टी के लिए दोस्तों दोनों एक जैसे चिन्हों की याद प्रयोग किया गया था, वो दोस्तों कौन सा था? डॉट डॉट। बाकी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी के लिए अलग चिन्ह का प्रयोग था। जब अपने सीसी के अंदर 6 एडिशन रीप्रिंट होता है 1963 के अंदर, तो दोस्तों उसमें क्या है? टाइम के लिए दोस्तों अपने क्या करते हैं? जो चिन्ह होता है वो दोस्तों परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। आगे पढ़े। तो इसके अंदर दोस्तों साथ ही क्या दिया है कि बीटा, जो गामा, और दोस्तों लैम्डा, और बात की जाए दोस्तों तो म्यू, न्यू और सिग्मा, सिग्मा ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया गया था। क्या चिन्हों का प्रयोग हुआ था? किसका हुआ था दोस्तों? चिन्हों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। किस में हुआ था? चतुर्थ संस्करण में चिन्हों का प्रयोग हुआ था। याद रखना दोस्तों, एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए तो इस संस्करण में दोस्तों आवर्तन स्तर की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इस संस्करण में आवर्तन एवं स्तर, राउंड एवं लेवल स्तर की अवधारणा प्रस्तुत की गई, ठीक है दोस्तों। और बात की जाए तो ये संस्करण 204 भागों में विभाजित है। ये संस्करण कितने भागों में विभाजित है? ये संस्करण 4 भागों में विभाजित था, विभाजित था, ठीक है दोस्तों। अब इसकी थोड़ी देखते हैं बेसिक चीज़ें कि ये कब आया दोस्तों? 1952 के अंदर आया था, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों क्या मुख्य बातें थी? तो इसके अंदर मुख्य बातें थी कि इसके अंदर दोस्तों पीएमईएसटी की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है।
और इसके लिए दोस्त अवधारणा नहीं, सॉरी, अवधारणा तो सेकंड एडिशन के अंदर आई थी। पीएमएसटी के लिए दोस्तों क्या अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और चिन्ह कैसे थे, तो दोस्तों अपने कॉमा, सेमीकोलन, कोलन और डॉट डॉट, ठीक है दोस्तों। साथ ही इसके अंदर बीटा, गामा, लैम्डा और म्यू, न्यू, सिग्मा जैसे चिन्हों का प्रयोग दोस्तों किस संस्करण के अंदर हुआ था, चतुर्थ संस्करण के अंदर, ध्यान रखना। और इस संस्करण के अंदर दोस्तों आवर्तन और स्तर की क्या है, अवधारणा प्रस्तुत की, यानी राउंड और लेवल। अब दोस्तों राउंड और लेवल क्या होता है कि जैसे P दे रखा है तो P1, P2, P3 और स्तर के अंदर दोस्तों यानी जो एज एनर्जी की स्तर है या तो फिर अपने स्पेस की स्तर है, आवर्तन है। तो इस तरह के दोस्तों बार बार यानी कई बार क्या होता है कि एक जो अपने सब्जेक्ट दे रखा होता है उसके अंदर दोस्तों कई बार 2 बार स्पेस आ जाता है, या फिर 2 बार पर्सनैलिटी आ जाती है, या फिर 2 बार क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। तो इस प्रकार की जो दोस्तों समस्या आती है उससे निजात पाने के लिए क्या किया, ये आवर्तन और स्तर की जो अपने अवधारणा थी तो रंगनाथन महोदय ने प्रस्तुत की थी। ये किस संस्करण में थी दोस्तों, चतुर्थ संस्करण के अंदर। यानी पीएमएसटी और जो आपके आवर्तन स्तर यानी राउंड लेवल के अंदर दोस्तों बात की जाए तो ये एक अलग से हम टॉपिक का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मैं विस्तृत रूप से समझाऊं कि आवर्तन स्तर क्या होता है और पीएमएसटी की क्या अवधारणा थी, और उसको फुल आप डिटेल से जो एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और आई थिंक इस एग्जाम के अंदर मैं आपको विश्वास लेता हूँ कम से कम पीएमएसटी और राउंड और लेवल के अंदर से कम 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। तो उस वीडियो के अंदर से आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, आप पे प्ले लिस्ट के अंदर वॉच करते रहे, ठीक है दोस्तों। आगे बात की तो यह संस्करण कितने भागों में विभाजित था दोस्तों, 4 भागों के अंदर, वही जो पिछली तृतीय संस्करण के अंदर थे, नियम, अनुसूचिया, अनुक्रमणिका और वर्ग संख्याओं के उदाहरण। अब बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट संस्करण की, तो वो दोस्तों कौन सा होगा अपना 5वां संस्करण, पंचम संस्करण या 5वां संस्करण। ठीक है दोस्तों, कब आया, तो ये दोस्तों आया था 1957 के अंदर। इसकी क्या मुख्य बातें थी ये देख लेते हैं। तो ये दोस्तों इसमें अंदर क्या हुआ था, जो सब्जेक्ट के लिए जो कोष्ठक का अपने चिन्ह प्रयोग करते हैं वो हुआ था, और 2 एरो का प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हुआ था किसके अंदर, 5वें संस्करण के अंदर, ठीक है। आगे और बात की जाए तो ये लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण थी, लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति थी, पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति थी ठीक है दोस्तों। और बात की जाए इसके अंदर तो ये संस्करण दोस्तों कितने भागों में विभाजित था, 4 भागों के अंदर विभाजित था, 4 भागों में विभाजित था। और बात की जाए दोस्तों तो इस संस्करण में अनुसूचियों में परिवर्तन किया गया था इस संस्करण में अनुसूचियों में परिवर्तन किया गया था, शेड्यूल के अंदर। अनुसूचियों में परिवर्तन किया ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं कि 5 संस्करण की क्या विशेषता थी। तो दोस्तों सबसे पहले आया कब ये, आया कब, तो दोस्तों आया था 1957 के अंदर इस संस्करण को प्रकाशित किया। साथ ही दोस्तों इसके अंदर कोष्टक जैसे चिन्ह का प्रयोग किया। कोष्टक दोस्तों इसलिए आता है कि एक जो टाइटल होता है विषय के अंदर कई बार क्या 2 टाइटल जैसे प्रयोग हो जाते हैं। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, ये एग्जाम्पल है दोस्तों। आप सबको पता है कि इंजीनियरिंग जो मेन क्लास है वो दोस्तों अलग होती है, और लाइब्रेरी है उसकी मेन क्लास अलग होती है। तो दोस्तों लाइब्रेरी की मेन क्लास क्या हो गई, 2 हो गई। और जब लाइब्रेरी साइंस के अंदर हम मेन क्लास देखते हैं तो उसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी के नंबर दे, जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी है, स्कूल लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी है, या इंजीनियरिंग लाइब्रेरी है, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, सब के लिए दोस्तों अलग अलग नंबर दे रखे होते हैं। तो इंजीनियरिंग लाइब्रेरी उसके दोस्तों नंबर क्या दे रखे होते हैं,
4 दे रखे होते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग की मेन क्लास क्या होती है दोस्तों, डी होती है। तो देखो दोस्तों, यानी दो मेन क्लास आई, एक तो इंजीनियरिंग भी मेन क्लास आ गई और लाइब्रेरी भी मेन क्लास आ गई। तो दो मेन क्लास आ गई तो दोनों को दोस्तों प्रदर्शित करना अनिवार्य है, क्योंकि ये कई बार पाठक होता है दोस्तों इंजीनियरिंग लाइब्रेरी की ऐसे नाम से बुक मांग लेता है, या फिर कई बार क्या कहता है कि लाइब्रेरी के अंदर जो इंजीनियरिंग बुक है इस तरह से पुस्तक मांग लेता है। तो उसको क्या दोनों साथ में अपने मेन क्लास प्रदर्शित करनी होती है। इस प्रकार क्या होता है, दो लाइब्रेरी मेन क्लास आ जाती है और डी किसकी आ जाती है दोस्तों, इंजीनियरिंग की। और 4 नंबर होता है वो इंजीनियरिंग लाइब्रेरी का नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो एरो के चिन्ह होते हैं दोस्तों वो क्या समय को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे आगे का होता है तो ये वर्तमान का समय दर्शाने के लिए, और जो पीछे का आता है तो ये क्या भूतकाल का समय यानी जो बीत गया उसको, जैसे 1990 से जैसे 2040 के बीच का कोई समय है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, इसको दोस्तों इससे प्रदर्शित करेंगे, यानी इसके लिए क्या ऐसा समय आएगा। या फिर एक कोई ऐसा समय था जैसे 1950 से 1960 के बीच में था, तो ये दोस्त बीता हुआ समय, तो इसको दोस्तों किससे प्रदर्शित करेंगे, इससे प्रदर्शित करेंगे। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि एरो किस लिए हुआ था। लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति क्या होती है दोस्तों, यानी सीसी के अंदर जो फिक्स एक जो नियम थे, एक शेड्यूल था और इंडेक्स था, वो दोस्तों फिक्स दे रखा था। और कोई भी पुस्तक का टाइटल निकालना होता था तो हम क्या करते थे, सीधे ही उस बुक में से जो नंबर होते थे उससे निकाल के और हम क्या कृत्रिम नंबर दे देते थे। लेकिन जब ये समस्या आने लगी तो ऐसा रंगनाथन महोदय ने धीरे धीरे अपने संस्करण के अंदर सुधार करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया कि अपने कई बार जो नंबर दे रखे थे वो अपने मन से परिवर्तन कर सकते थे कि भाई इसके लिए सटीक नंबर नहीं बैठ रहा है, इसे हम क्या जो कृत्रिम नंबर है वो नहीं दे सकते हैं, आर्टिफिशियल नंबर नहीं दे सकते। उसके लिए क्या करें कि भाई कुछ सुधार कर दे, ताकि क्या थोड़ा मन से भी कोई नंबर दे के उसको और ज़्यादा अच्छे से बना सके। तो इसलिए क्या हो गया दोस्तों, जो लगभग मुक्त यानी ज़्यादा मुक्त नहीं हुई, अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते, लेकिन लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण हो गई थी, ठीक है। 4 भागों में विभाजित था, जो पिछले संस्करण के 4 भाग थे उसी तरह इसके भी 4 भाग थे। इस संस्करण में अनुसूचियों में परिवर्तन किया गया था, इंडेक्स के जो अरे सॉरी शेड्यूल के अंदर कुछ गलतियां थी उसको दोस्तों सुधारा गया था। तो आप इस 5 संस्करण को थोड़ा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है दोस्तों। आगे बात की जाए तो 6 अपने एडिशन की बात करेंगे, ठीक है। तो छठा संस्करण है तो दोस्तों कब आया था, बात की जाए छठे संस्करण की दोस्तों, तो वो 1960 में आया था। कब आया था दोस्तों, 1960 के अंदर। और इसी को दोस्तों रीप्रिंट किया था, कब किया, 1963 के अंदर। क्यों किया दोस्तों, कुछ गलतियां थी उसको सुधारने के लिए कब किया, 1963 के अंदर रीप्रिंट किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो हम आज कॉलन क्लासिफिकेशन दोस्तों काम में लेते हैं लाइब्रेरी के अंदर, आपने देखी होगी कॉलन क्लासिफिकेशन बुक, वो दोस्तों कब की होती है, 1963 की जो 6 रीप्रिंट होता है उसको हम काम में लेते हैं वर्तमान, ठीक है दोस्तों। अब बात की जाए इसके अंदर तो ये दोस्तों कैसी थी, ये लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण थी। ये लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण थी, पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति थी, ठीक है। और बात की जाए तो इसके लिए दोस्तों इसमें एनुक्सरे यानी इसका मतलब होता है दोस्त हिंदी का ना अनुबंध, ठीक है, अनुबंधन या अनुलग्न, ठीक है। हिंदी मतलब होता है, आपको बताऊंगा ये क्यों भी दिया गया, इसका यूज़ क्यों हुआ था दोस्तों, दिया गया, ठीक है। और बात की जाए तो इसके अंदर क्या था, तो ये दोस्तों अपने 6 रीप्रिंट एडिशन, रीप्रिंट संस्करण ऐसा रंगनाथन ने अपने गुरु, पसंदीदा गुरु कौन था दोस्तों, अपने रंगनाथन ने अपने गुरु एडवर्ड बी रोस, अपने गुरु एडवर्ड
बी रोज को समर्पित किया, एडवर्ड बी रोज को समर्पित किया। ठीक है दोस्तों, बात की जाए आगे और है, तो इसमें क्या था दोस्तों, 3 भागों में विभाजित था ये संस्करण। ये संस्करण 3 भागों में विभाजित था। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार आ रखा है कि 6 रीप्रिंट कितने भागों में विभाजित है, विभाजित था। कौन कौन से दोस्तों, पहले के अंदर तो नियम, ठीक है। दूसरे के अंदर दोस्तों क्या है, वर्गीकरण की अनुसूचियाँ, यानी जो वर्गीकरण की शेड्यूल है वो दे रखी थी। और लास्ट बात की जाए दोस्तों, तो इसके अंदर कौन सा था, आद्य एवं धार्मिक ग्रंथों की सूची, आद्य एवं धार्मिक ग्रंथों की सूची, ग्रंथों की सूची। ठीक है, तो ये कुछ अपनी विशेषताएं थी। और इसको दोस्तों प्रकाशित किसने किया था, इसको किया था ईएसएस पब्लिकेशन, ईएसएस पब्लिकेशन। ठीक है, इसको प्रकाशित किया था। अब दोस्तों इसकी कुछ बातें थी नॉर्मल, थोड़ा इसको देखते हैं कि दोस्तों 1960 के अंदर छठा प्रिंट आ गया था, अपने संस्करण आ गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ गलतियां थी और उस गलतियों की वजह से एसआर रंगनाथन को ये जल्दी महसूस हो गया था कि इसको क्यों ना अपने एक रीप्रिंट किया जाए और साथ इसके अंदर जो गलतियां आ रखी है उसको सुधारा जाए। क्योंकि लिए दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान अपनी 1960 के दशक के अंदर एक नवीन रूप के अंदर आ चुका था और उसके अंदर जो कुछ नवीन रूप स्वरूप प्रदान किए जा रहे थे पुस्तकें को, मतलब लाने के कार्य या फिर उसको टाइटल देने के कार्य, इस प्रकार से उस जो प्राचीन पद्धति थी उसको परिवर्तन करके उसके अंदर नए कुछ ऐड करना था। इसलिए क्या दोस्तों 1963 के अंदर इसको क्या किया, रीप्रिंट किया। साथ ये लगभग मुक्त वर्गीकरण पक्षात्मक वर्गीकरणीय पद्धति है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है यदि हमें लगे तो। एनिमेक्सर यानी अनुबंध अनुलग्न दे रखा था, यानी कि दोस्तों छठे जो 1960 के अंदर आया तो उसके अंदर जो गलतियां हो रखी थी उसको सुधार के उसके अंदर एक क्या दे रखा था दोस्तों, एक सूची दे रखी थी। ठीक है, आप जब कॉलन क्लासिफिकेशन देखोगे तो उसके अंदर एक सूची दे रखी है, स्टार्टिंग के अंदर दे रखी होती है, उसके अंदर ये नाम लिखा रहता है और उसका मतलब होता है दोस्तों कि आप जो छठे प्रिंट के अंदर गलतियां हुई है उसको सुधारा गया। और आप यदि आपको कोई यदि मिस्टेक लगती है तो इसको इस प्रकार की जो लिस्ट है उसमें देखें। ठीक है, और छठा जो रीप्रिंट एडिशन है वो दोस्तों एसआर रंगनाथन ने अपने गुरु एडवर्ड बी रोस को समर्पित किया था और ये 3 भागों में विभाजित है। एग्जाम के अंदर कितनी बार पूछा रखा है कि छठा संस्करण कितने 6 रीप्रिंट एडिशन कितने भागों में विभाजित है दोस्तों, तो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, साथ ही एक ये आ रखा है कि आद्य एवं धार्मिक ग्रंथों की सूची कॉलन क्लासिफिकेशन के कौन से भाग में दे रखी है, तो भाग नंबर 3 में दे रखी है। भाग नंबर किस 3 से संबंधित कौन सा है दोस्तों, आद्य एवं धार्मिक ग्रंथों सूची, यानी कि जो धर्म से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड, यानी दार्शनिक ग्रंथों की सूची है या फिर धार्मिक ग्रंथों की सूची, इस प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं दोस्तों उनके लिए कौन सा भाग है, तीसरा भाग दे रखा है। ठीक है, शेड्यूल किस में दे रखा है, शेड्यूल दोस्तों दूसरे के अंदर दे रखा है और पहले के अंदर क्या नियम दे रखा है। ठीक है, अब एक लास्ट अपने संस्करण बचा उसके बारे में चर्चा करते हैं कि लास्ट संस्करण की क्या विशेषता है और उसको किसने दिया था। तो दोस्तों 7वां संस्करण, ठीक है, कब आया दोस्तों, तो 1987 के अंदर। कब आया दोस्तों, 1987 में है। और इसको दोस्तों नील मैगनन, सीताराम और गोपीनाथ ने तैयार किया। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों क्या है, पूर्णतः मुक्त वर्गीकरण पद्धति है। ठीक है, और दोस्तों क्या है इसकी विशेषता कि ये 5 भागों में विभाजित है। ये 5 भागों में विभाजित है। ठीक है, और 7वें संस्करण तक है, 74 अंकन का प्रयोग किया जा चुका था।
का प्रयोग किया जा चुका था। ठीक है दोस्तों, किया जा चुका था। ये कुछ बातें हैं तो आपको ध्यान में रखनी है कि 7वां संस्करण 1983 में आ गया था। और आप सबको पता है कि एस आर रंगनाथन की मृत्यु 1972 में हो गई थी। तो उनके बाद में जो संस्करण दोस्तों, उनके जो नील मैगनन उनके शिष्य थे, साथ में सीताराम और गोपीनाथ ने मिलकर कॉलन क्लासिफिकेशन का 7वां संस्करण तैयार किया। उस संस्करण को दोस्तों पूर्णतः लगभग यानी जो पहले वर्गीकरण पद्धति है, जैसे लगभग मुक्त पक्षात्मक है या अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति, उनके विपरीत उन्होंने दोस्तों क्या कर दिया, पूर्णतः मुक्त, यानी कि इसको क्या कर दिया कि प्रत्येक लाइब्रेरी की अपनी अकॉर्डिंग जो एक सूत्र निकालने की जो दोस्तों तरीका होता है, उसको ऐसा कर दिया कि आप अपने लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग यदि आपको अनुकूल लगे कि इस पुस्तक का टाइटल के अंदर कुछ है, यदि सही तरह से नहीं निकल रहा है उसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। तो फुल फ्रीडम दे दी एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो वो इस संस्करण के अंदर था। ये संस्करण दोस्तों 5 भागों में विभाजित था और कॉलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण तक दोस्तों कुल 74 चिन्हों का प्रयोग किया जा चुका था। ठीक है दोस्तों, और मुख्य बात इतनी थी इस संस्करण के बारे में। 7 संस्करण हमने आज इस सेशन के अंदर देख लिए दोस्तों। और मैंने ये पूरी ट्राई की है कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसके अंदर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। आई होप ऐसा ही होगा कि आपके लिए ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ताकि क्या है ये अपने दोस्तों की और तैयारी को अच्छा कर सके। धन्यवाद दोस्तों।